हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस क्लास में, जिसमें हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पिछले 3 वीडियोज़ में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और थर्ड वन रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़े हैं। उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखे हैं। आज 4th पार्ट है इसका, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन के बारे में। हाइपर कंजुगेशन इसके और भी नाम हैं, वो भी हम लोग आगे चलते जाएंगे और देखते जाएंगे। कंजुगेशन से तो आप लोग समझ ही चुके हैं, और हाइपर तो और भी अच्छे से जानते हैं कि कहाँ इतना हाइपर हो रहे हो। कंजुगेशन का मतलब जब एक सिग्मा बॉन्ड आ जाए, एक पाई बॉन्ड आ जाए, फिर सिग्मा, फिर पाई, या फिर कहते हैं सिग्मा एक लोन पेयर, फिर सिग्मा, फिर लोन पेयर, इस तरह से जब मिलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंजुगेशन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसी को हम लोग कहते हैं कंजुगेशन। और हाइपर का मतलब जब आदमी गुस्से में आते तो कहते हैं कहाँ हाइपर हो रहे हो, तो वही है ये हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। इस इफेक्ट को सबसे पहले नाथन और बेकर, 2 साइंटिस्ट थे, नाथन और बेकर, उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। इसलिए इस इफेक्ट को नाथन एंड बेकर इफेक्ट भी कहते हैं। नाथन एंड बेकर इफेक्ट, ये हो गया भाई साहब का दूसरा नाम, नाथन एंड बेकर। बेकरी वाले बेकर नहीं थे ये केमिस्ट्री वाले बेकर थे। ठीक है, नाथन एंड बेकर इफेक्ट भी इसको कहते हैं। ठीक, तीसरा नाम इसका है, जैसे कि रेजोनेंस इफेक्ट अभी हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था पाई इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन इस केस में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये जो इफेक्ट है वो एक तरह से रेजोनेंस से सिमिलर होता है, तो इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ये इसका तीसरा नाम। पहला हाइपर कंजुगेशन, या फिर कुछ लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी कहते हैं। दूसरा साइंटिस्ट के नेम पे, जिस पे कम फेमस है, नाथन एंड बेकर इफेक्ट। और तीसरा नो बॉन्ड रेजोनेंस। आप हाइपर कंजुगेशन कहें या नो बॉन्ड रेजोनेंस कहें, दोनों का बात सेम है। अब इसमें होता क्या है, एक तरह से ये कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है पहले देख लें, फिर एक एक सबको समझने करेंगे। सबसे पहले एल्कीन, दूसरा कार्बोकेटायंस के बारे में, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के बारे में, फिर फ्री रेडिकल्स के बारे में। ये सभी चीज़ें हम आगे पढ़ते जाएंगे, अभी बस बता दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा कार्बो एनायन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। वैसे कहा जाता है कि इसमें ऑब्जर्व नहीं होता है हाइपर कंजुगेशन, लेकिन थोड़ा सा कुछ अमाउंट में इसमें भी ऑब्जर्व होता है। यानी इन चारों में हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। अभी हम लोग एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन को देखेंगे और थोड़ा बहुत इनके बारे में समझ लेंगे, लेकिन डिटेल में इन तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देख लेंगे। ठीक है, तो इस एक वीडियोज़ में हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बारे में आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है और कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, इसका रोल क्या होता है, इस इफेक्ट से क्या असर पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। जैसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लें एक प्रोपीन का। एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा, अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रोपीन यानी CH3 CH CH2, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कंजुगेशन का मतलब ही हुआ एक सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड, इसी को हम लोग कहते हैं कंजुगेशन। इस स्ट्रक्चर को कुछ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH इस तरह से, ये हमारा प्रोपीन है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, प्रोपीन, प्रोप 1 इन कहिए या प्रोपीन कहिए। ठीक, अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, वो क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर अलग हो जाता है।
जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप होने वाला होगा, तो ये क्या करता है, अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेता है। ये कहता है भाई तब तुम उससे दोस्ती कर रहे हो तो मुझसे अलग हो जाओ, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, तो बनता क्या है, बन क्या जाता है, ये हाइड्रोजन इससे अलग होता है इलेक्ट्रॉन देकर, यानी H+ के रूप में हो जाता है ये प्रोटॉन के रूप में, और ये बच जाता है ऐसे। यहाँ पे आ जाता है आपका डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज लोन पेयर के साथ, क्योंकि वो डबल बॉन्ड का एक पेयर वहाँ पर चला गया, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस चार्ज। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में अभी जो हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया था, हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन इसको दे दे या फिर ये वाला दे दे, तो ये यहाँ पे जितने हाइड्रोजन है उतने तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ये वाला H ना अलग हुआ हो, यहाँ जो H था वो अलग हो गया हो, ठीक है, या फिर ये जो तीसरे नंबर वाला हाइड्रोजन था, ये जो नीचे था वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा तो वो अलग हो जाएगा, यानी ये H+ बना लेगा। तो ये भी एक तरह से रेजोनेंस की तरह से हो रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ यहाँ पे, इसका हुआ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बस डिफरेंस क्या है, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर लोन पेयर का डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। वो भी कहाँ से, हमेशा हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे डिस्प्लेस होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसके 1 2 3 और 4 स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल है, इससे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे हम लोग रेजोनेंस में बोलते थे, या फिर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रेजोनेंस के जैसे ही हो रहा है, तो इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, या फिर इसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कह देते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और जैसे कि हम लोग जानते हैं रेजोनेंस में जितना ही ज़्यादा एक कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाएंगे वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी अगर एक कंपाउंड है उसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पा रहे हैं तो वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी एवरेज एनर्जी जो होगी वो कम होगी और उससे ज़्यादा वो स्टेबल हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, हाइपर कंजुगेशन में भी जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और वो किस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये अगर हमारा कार्बन है तो इसके नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उसके बाद वाला जो हमारा कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। फिर से इसको अगर अच्छे से देखें, ये समझ में आ गया अगर, तो एक बार कार्बन अल्फा कार्बन का कॉन्सेप्ट समझ लें। ये हमारा डबल बॉन्ड का कार्बन है, उसके बाद वाला जो कार्बन है इसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर उसके बाद भी कोई कार्बन रहता है तो उसको बीटा कार्बन कहते हैं। ठीक है, और इस कार्बन से जो ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो हमारे हैं अल्फा हाइड्रोजन। और किसी एक कंपाउंड में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उसके उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि इसमें 3 है, तो हमने यहाँ पे देखा कि इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसके कितने बन रहे थे? 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। तो किसी भी कंपाउंड में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ज़्यादा उसके कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे। ठीक है, अब
अगर हम देखें कि कार्बोकेटायंस ले लें, जैसे ये तो एल्कीन में था, अगर हम लोग कार्बोकेटायन की बात करें जैसे कि CH3CH2+, ये का आपका कार्बोकेटायन है। पहले ये कैसे रहा होगा, CH3CH3 रहा होगा, एक हाइड्रोजन इससे निकल गया होगा तो ये बन गया होगा CH3CH2+, इसको इथाइल कार्बोकेटायन कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जो हमारा कार्बन है वो पॉजिटिव आयन कंटेन किया है, तो इसके नेक्स्ट जो कार्बन है वो हमारा है अल्फा कार्बन। जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया है कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है एडजेसेंट कार्बन, वो हमारा होगा अल्फा कार्बन। और उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। यहाँ पे यानी यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहें या फिर कहें 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। ये इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा। अब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, हाइड्रोजन जो कार्बन हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा सिंगल बॉन्ड का। जैसे देगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे कुछ, और ये H+ के रूप में अलग हो जाएगा। अलग होता है, ये निकलता नहीं है, ये उससे जुड़ा रहता है, फ्री नहीं हो पाता है पूरी तरह से, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो उसको अट्रैक्ट किए रहता है। यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन जो नेगेटिव चार्ज था अब वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक स्ट्रक्चर बना। ठीक, जो हाइड्रोजन अभी यहाँ पे दे रहा था हो सकता है अब इसको भी दे दें। जब इससे लेकर बनाएंगे तो एक बन सकता है आपका H+ कार्बन, ये H ऐसे ही रह गए, डबल बॉन्ड CH एक ऐसे बन सकता है, ये आपका हो गया दूसरा। या फिर ये हो सकता है कि इस तीसरे को लेकर बनाए हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि एक बार इससे भी ले रहे हैं, एक बार इससे ले रहे हैं, एक बार इससे, तीनों को एक साथ नहीं, या तो इससे हो रहा होगा, या तो इससे होगा, या तो इससे हो रहा होगा, तीनों में से किसी एक से। तो इस तरह से 3 रेजोनेटिंग 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तीसरा आपका ऐसे बन जाएगा, नीचे वाला अगर दे रहा है तो HCH, ये H आपका पॉजिटिव चार्ज H+ आयन के रूप में अलग होगा और ये बन जाएगा ऐसे। ये आपका हो गया 3rd नंबर वाला हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे इससे 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं अल्फा कार्बन से, यानी 3 हाइड्रोजन अल्फा हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3। जैसे कि हम लोग रेजोनेंस में भी पढ़ चुके हैं कि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। तो यहाँ पे भी उसी तरह से मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मोर स्टेबल कंपाउंड, यानी कोई कंपाउंड में जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ही स्टेबल होगा। और वो कब होगा, मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो इथाइल को हमने देखे CH3CH2+ का देखा। अगर हम लोग इसी में नेक्स्ट देखें, अगर इसकी बात करें हम CH3 CH2+। अब आप यहाँ पे बताइए कि कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पे कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ पे आप कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इस कार्बन से कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसके कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 1। अगर इस कंपाउंड की बात करें
इस कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से अल्फा होंगे, ये अगर पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है तो इससे ये भी कार्बन जुड़ा है, इससे भी ये भी, दोनों एडजेसेंट हुए ना, यानी ये भी अल्फा आपका है और ये भी अल्फा हुआ, दोनों ही अल्फा हुए, ठीक है ना। ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन है और इस अल्फा से भी 3 हाइड्रोजन है, यानी 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी यहाँ पे कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो 6 बनेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखे जब इथाइल में तो उसमें 3 बन रहे थे, इसमें हमने देखा 1 बन रहा है, इसमें देखा 6 बन रहा है। अगर इसकी बात करें टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, उसको जानने के लिए पहले हमें अल्फा कार्बन ढूंढना होगा, और अल्फा कार्बन जब ढूंढ लिए तो हमें अल्फा हाइड्रोजन एटम आइडेंटिफाई करना होगा, तब हम लोग बता सकते हैं कि किसमें कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है तो इसके एडजेसेंट ये है, इसके एडजेसेंट ये भी है और इसके एडजेसेंट ये भी है, यानी 3 3 अल्फा कार्बन एटम्स हैं और तीनों से 3 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स भी हैं, यानी टोटल यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसके 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो इसके जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतने ज्यादा स्टेबल। अब क्यों ऐसा हो रहा है कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो 6 स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, यानी 6 बार ऐसा हो रहा है कि इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। ये जो कंपाउंड है, एक तरह से जो आयन है, एक स्पीसीज है, वो स्टेबल कब होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अनस्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज है तो भी अनस्टेबल, नेगेटिव चार्ज है तो भी अनस्टेबल, फ्री रेडिकल है तो भी अनस्टेबल। वो कैसे स्टेबल होगा कि वो डीलोकलाइज हो जाए, पूरे पे फैल जाए। एक आदमी पे कर्ज है, उसको 10 आदमियों पे बांट दीजिए, एक के पास 10 रुपए का कर्ज है तो 10 लोगों पे 1 1 रुपया हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलग अलग 6 केसों में बढ़ जाएगा, यानी 6 हाइड्रोजन एटम पे बढ़ जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उससे ज्यादा यहाँ पे हो रहा है कि 9 हाइड्रोजन एटम पे इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो उससे भी ज्यादा स्टेबल होगा। यानी जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो कब बनेंगे, जब उसके उतने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें इस इफेक्ट में बहुत सिंपल चीजें हैं कि कैसे हम जानेंगे कि किसमें कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है उस चीजों को एक बार बस आप नोटिस कर लीजिए। पहला, आइडेंटिफाई अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई करना है। तो अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जो एडजेसेंट कार्बन होता है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसके, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके एडजेसेंट, जैसे कि यहाँ पे हमने ये देखा, तो ये डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट जो हुआ ये अल्फा हो गया। या फिर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसके नेक्स्ट जो हुआ ये अल्फा हो गया। या फिर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इसमें ये नेक्स्ट हुआ तो ये अल्फा हो गया। यानी अल्फा कार्बन को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। दूसरा काम क्या करना है, हमें काउंट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो पहले अल्फा हाइड्रोजन एटम है क्या, तो जो अल्फा कार्बन है उससे जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। पड़ोसी वाले का लड़का भी क्या कहलाएगा, पड़ोसी ही तो कहलाएगा ना। तो ये पड़ोसी वाला जब अल्फा कहला रहा है तो इसका जो भाई है हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ वो भी क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं। अब जितने अल्फा हाइड्रोजन हुए उतने उसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। और जिसके जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो हाइपर कंजुगेशन में यही था। हम अब इन चारों इफेक्ट्स को थोड़ा बहुत पढ़े। हाइपर कंजुगेशन को अभी आपको और पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ना है, जो हम 4 केसेस बताए थे कि कार्बोकेटाइन में पढ़ना है, अभी कार्बेनाइन में पढ़ना है, फ्री रेडिकल में पढ़ना है
जब अभी हम लोग इन इंटरमीडिएट स्पेसीज के बारे में पढ़ेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करता है, हाइपर कंजुगेशन कैसे इफेक्ट करता है, वहाँ पे फिर पढ़ेंगे। कार्बोकेटायन में भी पढ़ेंगे, कार्बोनाइन में भी पढ़ेंगे और फ्री रेडिकल्स में भी पढ़ेंगे। तो बस इस इफेक्ट को इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। रेजोनेंस इफेक्ट जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन भी एक तरह से क्या हुआ, एक तरह का रेजोनेंस इफेक्ट ही है, बस डिफरेंस यहाँ पे क्या है, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है और वो बॉन्ड रेजोनेंस। वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यहाँ पे सिग्मा है इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे पाई या लोन पेयर दोनों हो सकता है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और मज़े भी आए होंगे, क्योंकि बाकियों से थोड़ा सा ये अलग भी था। अगर चीज़ें समझ में आ गई हों तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और नहीं समझ में आई होगी तो भी बता दीजिएगा। और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।